अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के नए प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, पिछले 2 मंथ से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है। Overseas, Pakistan is declaring, quote, open war on neighboring Afghanistan as the two countries trade deadly attacks. वो पाकिस्तान जिसने 1996 में फर्स्ट तालिबान रूल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, क्यों आज उसी तालिबान से पाकिस्तान की जंग हो रही है? कौन है तालिबान? इनकी हिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान की तालिबान से रिश्ते की हिस्ट्री क्या है? क्यों पाकिस्तान अफ़गानियों को गद्दार या नमक हराम कहते हैं? और क्यों तालिबान पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं? दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की असल वजह क्या है और इस जंग का फ्यूचर क्या होगा? आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। Pakistan is declaring, quote, open war on neighboring Afghanistan as the two countries trade deadly attacks. The neighboring nations have been conducting tit-for-tat strikes since October. The fighting has so far killed more than 70 people. Pakistan and Afghanistan were once fast friends. But in the recent months, troops at the border have opened fire on each other. 25 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार, घोस्ट और पक्तिका प्रोविंस में डेडली एयर स्ट्राइक्स किए। तालिबान ने इसको अपने नेशन के सॉवरेनिटी पर अटैक मानते हुए पाकिस्तान के कई मिलिट्री पोजीशंस पर अटैक्स किए। Afghanistan's Taliban rulers have hit back, sending drones against Pakistani military installations. जवाब में पाकिस्तान ने जंग का ऐलान करते हुए ऑपरेशन ज़रबुल हक लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के कई मेजर सिटीज़ पर एयर स्ट्राइक्स किए गए। तब से दोनों देशों के बीच पिछले 2 मंथ से जंग हो रही है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक, ऑपरेशन गज़ब-उल हक, ऑपरेशन गज़ब-उल हक, ऑपरेशन गज़ब-उल हक, ऑपरेशन गज़ब-उल हक. The operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, and we are achieving the desired results. दोनों साइड से काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। खासकर अफगानिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। Since the fighting erupted, over 8,000 Afghans have been forced from their homes. The Durand line is on fire. More than 1,15,000 people have been displaced in Afghanistan. चाइना की कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर और पीस टॉक चल रहा है, मगर रियलिटी ये है कि न सिर्फ ये दोनों देश अब भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, बल्कि एक्यूजेशन और एलिगेशंस के बाजार भी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये एक्यूजेशंस, एलिगेशंस, इल्ज़ामात क्या हैं? दोनों देशों के बीच किस बात का झगड़ा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अभी जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर है, द ड्यूरेंट लाइन, उसको अफ़गानिस्तान नहीं मानता है। ग्रेट गेम के दौरान ब्रिटिश एम्पायर ने रशियन एम्पायर को रोकने के लिए ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच एक बफर जोन क्रिएट किया था, जहां 1893 में ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी मोर्टिमर ड्यूरेंट और अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान खान के बीच ये बॉर्डर लाइन एग्रीमेंट साइन हुआ था। आज ये ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर कोई 2640 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिटेन के बनाए हुए एक आर्टिफिशियल बॉर्डर ने रातों रात एक साथ रहने वाले लाखों पाश्तून को डिवाइड कर दिया। Two countries cuts through an area that's traditionally inhabited by Pashtuns, a large ethnic group known for its distinct language and culture. जिनकी नस्ल, मजहब, रिवायत, तहजीब, सकाफत सब एक थी। इसीलिए बाद के अफ़गान लीडर्स ने कभी उस बॉर्डर को नहीं माना। वो ये कहते हैं कि ये कॉलोनियल इम्पोजिशन है। यहाँ तक कि 1950 में तब के अफ़गानिस्तान प्राइम मिनिस्टर सरदार दाऊद खान ने पाकिस्तान के पाश्तून एरिया को अलग करके पाश्तूनिस्तान स्टेट बनाने की डिमांड को सपोर्ट किया था। साल 2021 में तालिबान ने पावर में आने के बाद पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन पर की गई फेंसिंग को सख्त अपोज किया। एक तरफ पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर मानता है, इससे छेड़छाड़ को अपने सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पर अटैक मानता है। वहीं दूसरे साइड अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को एक कॉलोनियल इम्पोजिशन और जालिमाना बॉर्डर कहता है, जिससे पाश्तून डिवाइड हो गए।
इस कॉन्फ्लिक्ट का असर अक्सर पाकिस्तान अफगानिस्तान डिप्लोमेसी, कॉपरेशन और ट्रेड पर पड़ता रहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दो सबसे बड़े और अहम ट्रेड रूट तुर्खम और चमन बॉर्डर क्रॉसिंग इसी ड्यूरेंट लाइन पर मौजूद है। बॉर्डर क्लैशेस की वजह से अक्सर ये ट्रेड रूट्स पाकिस्तान बंद कर देता है, जिससे हफ्तों हफ्तों तक ट्रांसपोर्ट ट्रक्स बॉर्डर पे ही फंसे रहते हैं। We're stranded in the middle of nowhere. There's no food or water. It's been 2 days already. ये बिल्कुल 2015 नेपाल इंडिया बॉर्डर जैसी सिचुएशन है, जो दोनों मुल्कों की दूरी और नफरत को और बढ़ा चुकी है। साल 2025 में अफगानिस्तान पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड $13.5 बिलियन का था, जबकि बॉर्डर क्लोजिंग्स की वजह से पिछले साल इसमें 56% डिक्लाइन हुआ है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उनके लिए ये बॉर्डर बहुत मैटर करता है। वहीं पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया में एंट्री के लिए ये बॉर्डर और अफगानिस्तान बहुत क्रूशियल है। एक और इशू है काबुल रिवर के वाटर शेयरिंग का इशू। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी नहीं है। अब जब तालिबान गवर्नमेंट इस रिवर पर डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान को होगा, जिसमें एग्रीकल्चर, फार्मर्स, फूड सिक्योरिटी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इम्पैक्ट होना तय है। इन सब के अलावा सबसे बड़ा इशू है तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP). जैसा कि नाम से ही क्लियर है, तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब तालिबान का पाकिस्तान में ऑफ शूट। असल में TTP को समझने के लिए आपको तालिबान की हिस्ट्री और अफ़गानिस्तान को समझना होगा। 10 साल के लंबे जंग के बाद सोवियत अफ़गानिस्तान से हार कर भाग गए। पीछे मुल्क में अनार्की फैल गई। सोवियत से लड़ने वाले 80 से ज़्यादा अलग अलग वॉर लॉर्ड्स ने अपने अपने एरियाज़ में चेक पोस्ट बना लिए। यहाँ वो मनमाना टैक्स, किडनैपिंग, लूट मार करते, किसी के भी जान माल महफूज नहीं थे। ऐसे में वो मुजाहिदीन जो सोवियत से लड़ चुके थे मगर कम्युनिस्ट को मुल्क से भगाने के बाद अपने अपने मदरसों में दरस तदरीस में लग गए थे, हालात इतना बुरा होता देखकर उनमें से एक मौलवी को ख्याल आया कि मुजाहिदीन ने इतने जानों की कुर्बानी इस कत्लो गारत और लूट मार के लिए, इस अफरा तफरी के लिए हरगिज़ नहीं दी थी। उस मौलवी ने कुछ और आसपास के मदरसे के स्टूडेंट्स को, तलबा को साथ में जमा किया और लोकल वॉर लॉर्ड पर हमला करके उनके अजाब से अपने आसपास के लोगों को आज़ाद करा लिया। इन वॉर लॉर्ड्स के जुल्म से परेशान कॉमन अफ़गान शहरी भी तालिबान को सपोर्ट करने लगे। देखते देखते 2 साल में पूरा अफ़गानिस्तान उस मौलवी और तलबा यानी तालिबान के कंट्रोल में आ गया। इस मौलवी का नाम मुल्ला मोहम्मद उमर था, जिसे बाद में अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला। तालिबान की 5 साल हुकूमत चली, फिर 9/11 हो गया। उसामा बिन लादेन को हवाले ना करने के जुर्म में अमेरिका ने 52 देशों के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe, and across Asia have granted air transit or landing rights. Many more have shared intelligence. तालिबान लड़ने के लिए पहाड़ों में चले गए। हालात मज़ीद ख़राब हुए तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके कबायली इलाके पाकिस्तान चले गए। बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान में भी पाश्तून ही थे। एक तो ये कि ये सेम एथनिसिटी शेयर करते थे, फिर ये कि ये पाश्तून सोवियत के ख़िलाफ़ साथ लड़ चुके थे, फिर ये कि ये पाश्तून इस्लाम पसंद, जिहाद और क़िताल पसंद थे। इन्होंने तालिबान को रोटी, बेटी, हथियार, जान माल हर तरह से सपोर्ट किया। इनके कुछ लोकल ग्रुप्स थे जैसे कि लश्कर जंगवी, सिपाह सहाबा, हक्कानी नेटवर्क।
जुंदुल्ला, इन डिफरेंट ग्रुप्स ने अमेरिकन अटैक्स से बचने के लिए पाकिस्तान से आए अफगान तालिबान, अल-कायदा, द ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM और द इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान IMU, इन सब ग्रुप्स के मेंबर्स की खूब हेल्प की, खूब मदद की। At the Darul Uloom Haqqaniya Madrasa, it's an Islamic religious school. It's sometimes also been called the University of Jihad. It's where many high-ranking Taliban leaders in Afghanistan were educated. पाकिस्तान लैंड में पाकिस्तानी लोगों के तालिबान को सपोर्ट और अलायंस को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने अपने इन कबायली शहरियों पर, पाश्तून पठानों पर कई डेडली मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए और सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर में शामिल हो गए। हम तो पहले से अमेरिका के मुखालिफ और नेटो फौज के मुखालिफ थे, लेकिन अपनी फ़ौज ने हमें मजबूर किया है। असल हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ते, बल्कि हमारे मकसद अमेरिका का निकालना और अमेरिकी फ़ौजों के साथ लड़ाई करना हमारा मकसद है। 2001 से 2020 के बीच लगभग 70,000 से 83,000 लोग पाकिस्तान में मारे गए, जिसमें 30,000 सिविलियंस थे। 50 लाख लोग अपने मुल्क में, अपने घरों से पाकिस्तान में बेघर हो गए। इस दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के कोऑर्डिनेशन से 400 प्लस ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, जिसमें लगभग 5,000 लोग मारे गए। खासकर आज के TTP के फाउंडर बैतुल्ला मसूद, TTP के सेकंड चीफ हकीमुल्ला मसूद, तालिबान के सेकंड चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर और भी कई प्रोमिनेंट फेमस मिलिटेंट्स मारे गए। यहाँ तक कि तालिबान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कई सारे मुजाहिदीन मिलिटेंट्स को पाकिस्तान ने पकड़ करके अमेरिका के हवाले किया, जिन्हें अमेरिका ने गुआंतानामो बे जेल, बरगाम जेल में सख्त अजियतों में रखा, जिसमें तालिबान के पाकिस्तान एम्बेसडर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और भी ऐसे कई 600 गिरफ्तारियां शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के ऑटोबायोग्राफी के अकॉर्डिंग $5,000 में 369 लोगों को अमेरिका के हाथों पाकिस्तान ने बेचा था। जंग के शुरुआती सालों में ही 57,800 फ्लाइट्स पाकिस्तान की सरजमीन से टेक ऑफ हुई, जो अफ़गानिस्तान में सिविलियंस पर बॉम्बिंग और कत्ल गारत के लिए इस्तेमाल हुआ। अमेरिका की लड़ाई ख़रीद कर लड़ने, अपने ही सिविलियंस पर बॉम्बिंग करने पर पाकिस्तान के अपने जंगजू कबाइल ने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी ऑफिशियल्स मिलिट्री चेकपोस्ट पर हमला करने लगे। Suicide bombings in Pakistan. 2025 was a deadly year for the country. पाकिस्तान का वो ट्राइबल एरिया जो कभी इतना पुरअमन था कि पाकिस्तान आर्मी तो दूर, पुलिस की भी ज़रूरत नहीं थी, उन कबाइलियों का अपना जिरगा चलता था, वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया फाटा अब पूरी तरह से जंग में था। دا د امریکایانو خلک دي، د امریکایانو په پروګرام راغلي دي، د امریکایانو سره د دوی یوه معاهده ده، هغه معاهده سرته رسول غواړي، پاکستان په ټوکړو تقسیمول غواړي। अफ़गानिस्तान के इस 40 साला जंग में लगभग 50 लाख अफ़गान रिफ्यूजी होकर के, बेघर होकर के पाकिस्तान आए और इन पाश्तून एरियाज़ में शरण ले ली। साल 2021 में तालिबान फतहयाब हुआ और काबुल पर हुकूमत कायम कर ली। अब तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी, जिसका सीधा सा मतलब यह था कि वो सारे ग्रुप्स जो तालिबान के साथ लड़े थे, जिन्होंने तालिबान की मदद की थी, उनके लिए अफ़गानिस्तान अब एक सेफ़ हेवन था, जहां ये रीग्रुप, ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करके नए ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते थे। अफ़गानिस्तान में अमन था, लिहाजा TTP ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया और तब से लगातार पाकिस्तान में कभी यहाँ कभी वहाँ हमला करते हैं। जिसके जवाब में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि तालिबान ने TTP को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, इस पर पाबंदी लगाए। Pakistan accuses the Taliban of harboring militants who launch attacks inside its territory. कई बार पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अलग अलग सिटीज़ में ये कहते हुए एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं कि ये TTP के ट्रेनिंग कैंप्स हैं।
इस बीच में चूँकि 40 साल लगातार अफ़गानिस्तान में जंग रही, जिसमें पाकिस्तान में 50 लाख अफ़गानिस्तानी रिफ्यूजी हुए जो अलग अलग टाइम में अपने देश वापस भी लौट गए, मगर साल 2023-24 के बीच लगभग 10 लाख अफ़गान रिफ्यूजीज़ को पाकिस्तान ने फोर्सफुली एक्सपेल्ड कर दिया। उन्हें ह्यूमिलिएट करते हुए वापस अफ़गानिस्तान भेजा गया। So they started repatriating refugees forcefully, जिससे आम अफगानियों समेत पूरा देश पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो अटैक क्यों किया। उसने ये सोचा उर्दू बोले पाकिस्तान का। एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट इतना ज़्यादा है कि वो अफ़गानी भी जो यूरोप, गल्फ़ या दूसरे देशों में रहते हैं, वो भी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच में स्टेडियम में ही एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। इन सब कशमकश में पाकिस्तान में नेशनलिस्ट पाकिस्तानी इन अफ़गानियों को नमक हराम या एहसान फरामोश कहते हैं। फिर यह कि तालिबान का इंडिया से स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। Yup, the leader of an Islamist regime visiting India. कहते हैं अफगानी नमक हराम। आपने उनके सफीर को पकड़कर हाथ बांध के नंगा करके अमरीकियों के हवाले किया। नमक हराम उनको कहते हैं। 57,000 दफा आपके एयरपोर्ट से जहाज उड़े हैं और अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी किए। नमक हराम उसको कहते हैं। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान और टीटीपी के बीच लंबे टाइम से चल रहे जंग में सीज फायर कराने की भी कोशिश की है। ये और बात है कि वो टॉक्स कामयाब नहीं हो पाए। शायद ये सीज फायर, ये पीस टॉक्स कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि टीटीपी का डिमांड है कि पाकिस्तान अपने देश में शरिया कानून इम्प्लीमेंट करे, जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड पावर्स के प्रेशर में शरिया कानून का नफाज तो क्या, एंटी इस्लामिक कानून इम्प्लीमेंट करने पर मजबूर है। Both want Sharia. टीटीपी और दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स का ये कहना है कि ये सारे इंडिपेंडेंट और प्रिंसली स्टेट्स का 1947 में पाकिस्तान के साथ मर्जिंग ही इसी शर्त पर हुआ कि उनके ऊपर इस्लाम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनफैक्ट वॉर ऑन टेरर से पहले ये एरियाज़ बहुत पीसफुल थे, जहां स्टेट ऑलमोस्ट इनविजिबल था। पाकिस्तान कोर्ट्स के बजाय इनका अपना जिरगा सिस्टम था, जहां शरिया के अकॉर्डिंग फ़ैसले होते थे। साल 2005-06 के आसपास जहां तालिबान अफ़गानिस्तान में अमेरिका से लड़ रहा था, वहीं पाकिस्तान इन ट्राइबल एरियाज़ में अपने ही इन ग्रुप्स पर न सिर्फ अटैक कर रहा था, बल्कि पूरे पूरे गाँव को लिटरली ज़मींदोज़ कर रहा था। Well, this place is known as Loisam, and this was the main headquarters of the Taliban, and each and every house was a militant house. We faced resistance from each and every compound, so we had to take this action as government wanted it to clear it off. Civilians did die here, but the army won't allow any investigation to determine how many. ऐसे में पाकिस्तान के कबायली उलमा ने एक फतवा दिया, जिसमें यह कहा गया कि कबायली इलाके में मुजाहिदीन से लड़ने वाले लोग मुर्तद हैं, उनकी नमाज जनाजा न पढ़ी जाए, उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफन किया जाए, फिर ये लड़ने वाले लोग पाकिस्तान आर्मी से ही क्यों न हो। इस फतवे पर 500 कबाइल मुफ्तियान कराम ने सिग्नेचर किया। इस फतवे का उस वक्त ये असर हुआ कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी से सोल्जर्स ने रिज़ाइन किया। सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर मानने से इनकार करने लगे। पाकिस्तान के गवर्नमेंट के उलमा ने बाद में इसके जवाब में उन मुजाहिदीन को खवारिज डिक्लेयर कर दिया। तो एक तरफ जहां वो टीटीपी के पास पाकिस्तान से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जैसे कि उनके लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने मारा था, उनके घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया था। फिर ये कि आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान में शरीयत इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। इन रीज़न्स की वजह से टीटीपी लगातार पाकिस्तान आर्मी से लड़ती रहती है। और पाकिस्तान के अंदर इस ज़ालिमाना निज़ाम को तोड़ करना और इन मुसलमानों को शरई निज़ाम देना और इन मुसलमानों को इंसाफ़ी निज़ाम देना, ये इंशाल्लाह हमारी मकसद और हमारी पॉलिसी होगी। वहीं दूसरे साइड तालिबान के पास भी एक मजबूरी है।
और वो ये कि तालिबान और तालिबान के अलाइज ये सब लड़ने वाले फाइटर्स वॉरियर्स हैं। ये सुकून से नॉर्मल सिविलियन के जैसे जिएं, ये आम तौर से एक सोल्जर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए था। इसीलिए वो सारे लड़ने वाले फाइटर्स को तालिबान एक नए मिशन की तरफ इंगेज कर रहा है कि वो वहाँ लड़ने में, फ़ाइट में, जंग में बिज़ी रहेंगे। और एक आइडियल इस्लामिक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी भी एक्सपेंशन बेस्ड होती है, तो शायद तालिबान के इस अप्रोच से वो चीज़ भी पूरी होती होगी। वहीं पाकिस्तान के लिए ये इशू उसके गले की हड्डी बनी हुई है। एक तरफ ग्लोबल सेकुलर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान इस्लाम और शरीयत का निफाज करने के बजाय वर्ल्ड पावर्स के बीच कठपुतली बना हुआ है। Again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate. जबकि 2013 के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की 84% पॉपुलेशन शरीयत का निफाज चाहती है। बहरहाल अब ये रस्साकशी इसीलिए कभी जंग कभी सीज़ फायर के फॉर्म में चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों पावर एक कॉमन पॉइंट पे ना आ जाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।